हम आपको फ्रांस में लागू हुए उस नए नियम के बारे में बताना चाहते हैं जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। यह नियम फ्रांस के मुसलमानों समेत दुनिया के मुस्लिम देशों के लिए बड़ी खबर बन गया है। दरअसल फ्रांस की मैक्रो सरकार ने अब दूसरे देशों के इमामों पर बैन लगा दिया है। फ्रांस में टर्की, अल्जीरिया और मोरक्को के करीब 300 इमाम हैं जिन्हें उनके देशों से ही सैलरी आती है। अब उन्हें फ्रांस सरकार ने अप्रैल 2024 तक अपने देश वापस लौटने का आदेश दिया। फ्रांस सरकार ने फैसला किया है कि अब फ्रांस में वही लोग इमाम बन सकते हैं जिन्होंने फ्रांस में ही ट्रेनिंग ली हो और फ्रांस के ही किसी संस्थान से सैलरी मिलती हो। इसके अलावा अब इस्लामिक शिक्षा देने के लिए इमामों के लिए जरूरी होगा कि वो सरकार से रजिस्टर्ड हो। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस विदेशी इमामों को देश निकाला क्यों दे रहा है। इसका सीधा सा जवाब है, फ्रांस की मैक्रो सरकार फ्रांस में बढ़ती कट्टरवादी और अलगाववादी सोच को खत्म करना चाहती है, जिसके लिए वर्ष 2021 में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की सरकार ने फ्रांस की संसद से रीइंफोर्सिंग रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स नाम का कानून पास करवाया था। हिंदी में इसका अर्थ है गणतंत्र के मूल्यों को दोबारा स्थापित करना। आप इसे तेजी से बदल रही दुनिया का पहला ऐसा कानून भी कह सकते हैं जो धर्मनिरपेक्षता को सही मायनों में व्यवहारिक बनाता है और धार्मिक कट्टरता को बढ़ने से भी रोकता है। लेकिन फ्रांस में इसे एंटी सेपरेटिज्म लॉ यानी अलगाववाद को रोकने वाला कानून भी कहा जाता है। इस कानून का यह कहते हुए विरोध होता है कि यह फ्रांस के मुसलमानों के खिलाफ है। हालांकि इस कानून में कहीं भी इस्लाम का नाम तक नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि लोकतांत्रिक नियमों को लागू करने वाले इस कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं जो इस्लामिक नियमों के खिलाफ हैं, जिसके उदाहरण हम आपको देते हैं। पहली बात, इस कानून के तहत फ्रांस में एक से ज्यादा शादी करना कानूनन जुर्म है, जबकि शरिया कानून के मुताबिक कोई भी मुसलमान 4 शादी कर सकता है। लेकिन अब फ्रांस ने इस पर रोक लगा दी है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति फ्रांस के किसी भी सरकारी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को डराता है और उसे फ्रांस के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ जाने के लिए मजबूर करता है तो यह अपराध माना जाएगा। तीसरी बात, फ्रांस में अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाना चाहता है तो होम स्कूलिंग में मजहबी शिक्षा नहीं दी जा सकती, जबकि फ्रांस के मुस्लिम घर पर ही बच्चों को मजहबी शिक्षा दिलवाते हैं। चौथी बात, किसी भी तरह के लिंग भेदभाव को खत्म करने के लिए नए कानून में प्रावधान है कि स्कूलों में सिर्फ कोएड शिक्षा दी जाएगी। खेलकूद में लड़के और लड़कियों की टीम्स अलग अलग नहीं होंगी। ये सब बातें इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ हैं। पांचवी बात, 3 वर्ष पहले लागू हुए कानून के तहत फ्रांस के सभी धार्मिक संस्थानों को विदेशों से मिलने वाले चंदे की जानकारी सरकार को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर फ्रांस की सरकार ऐसे धार्मिक संस्थानों को देश से मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद कर देगी। छठी बात, जिन अलग अलग समूहों और संस्थाओं को सरकार से विशेष सहायता मिलती है उन्हें एक समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। इस समझौते के तहत उन्हें फ्रांस के संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का सम्मान करना होगा। सातवीं बात, फ्रांस में धार्मिक संस्थानों में ऐसे भाषण नहीं दिए जा सकते जिनसे 2 समुदायों के बीच टकराव और वैमनस्य पैदा हो। आठवीं बात, जिन लोगों पर फ्रांस में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप होगा, ऐसे लोगों पर धार्मिक संस्थानों में हिस्सा लेने पर 10 साल के लिए बैन लगा दिया जाता है। 9वीं बात, कोई भी व्यक्ति अगर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक पोस्ट करता है और उससे जुड़ी निजी जानकारियां सोशल मीडिया पर शेयर करता है तो दोषी को 3 साल की जेल हो सकती है। और 10वीं बात, फ्रांस में धार्मिक चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध है। पहले फ्रांस के सिर्फ सरकारी दफ्तरों में धार्मिक चिन्ह और पहनावे पर बैन था, लेकिन नए कानून लागू होने के बाद अब प्राइवेट कंपनीज में भी ये नियम लागू है। 3 साल पहले आए इस कानून में कहीं भी इस्लामिक, मुस्लिम ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि ये कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू है। लेकिन इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध फ्रांस के मुसलमान ही करते हैं। ऐसा क्यों है, ये तो शायद आप समझ ही गए होंगे। यूरोपियन यूनियन के देशों में फ्रांस सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। फ्रांस की कुल आबादी में 9% मुस्लिम है। फ्रांस की आबादी करीब 6.5 करोड़ है, जिसमें से करीब 60 लाख मुसलमान शामिल हैं। यहां 1977 में एक नियम बनाया गया था। इसके तहत 4 मुस्लिम देशों को यह मंजूरी दी गई थी कि वो अपने इमाम फ्रांस भेज सकते हैं। इनको मजहब और इस्लामिक कल्चर से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। लेकिन फ्रांस को आखिर ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आपको जरूर समझना चाहिए।
इसकी दो बड़ी वजह है। पहली वजह है दूसरे देशों से आए शरणार्थी और दूसरी वजह है फ्रांस में कट्टर इस्लामिक आतंकवाद की बढ़ती घटनाएं। सबसे पहले आपको पहली वजह के बारे में बताते हैं। फ्रांस ही नहीं, यूरोप के कई देशों ने धर्मनिरपेक्ष दिखने की होड़ में दिल खोलकर शरणार्थियों का स्वागत किया और शरणार्थियों को बसने के लिए अपने देशों में जगह दी। लेकिन बाद में यही लोग फ्रांस और यूरोप के देशों के संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को चुनौती देने लगे। यह ठीक उसी तरह है जैसे आप किसी असहाय व्यक्ति को मदद करने के लिए उसे अपने घर में शरण दे दें और कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति अपने आप को ही उस घर का मालिक समझने लगे, क्योंकि यूरोप के देशों में ऐसा ही हुआ है और फ्रांस में जो कानून आया है उसकी एक बड़ी वजह यही है। अब आपको इसकी दूसरी वजह बताते हैं और ये वजह है फ्रांस में कट्टर इस्लामिक आतंकवाद की बढ़ती घटनाएं और इन घटनाओं की जड़ में वही मुस्लिम शरणार्थी, जिनके लिए फ्रांस ने अपनी सीमाओं को कभी बंद नहीं किया, लेकिन बाद में उसे यह समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। फ्रांस में वर्ष 2015 के बाद कई बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, फिर चाहे वो जनवरी 2015 में पेरिस में शार्ली हेब्दो पर हुआ आतंकवादी हमला हो या नवंबर 2015 में पेरिस में ही हुआ 2008 मुंबई जैसा आतंकी हमला हो जिसमें 130 लोगों की जान चली गई थी, या फिर जुलाई 2016 में हुआ नीस आतंकी हमला हो जिसमें एक आतंकवादी ने 86 लोगों को ट्रक से कुचलकर मार डाला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी दौरान यानी वर्ष 2015-16 में फ्रांस के करीब 2000 नागरिकों ने आतंकी संगठन आईसिस ज्वाइन किया था, जिसका असर फ्रांस की सोसाइटी पर तेजी से दिख रहा था। अक्टूबर 2020 में फ्रांस में एक स्कूल टीचर सैमुअल पैटी की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने अभिव्यक्ति के अधिकार पर चर्चा करते हुए अपने स्कूल के कुछ छात्रों को पैगंबर मोहम्मद का एक विवादास्पद कार्टून दिखाया था, जिसके बाद स्कूल के एक छात्र ने यह जानकारी अपने परिवार को दे दी थी और बाद में 18 साल के एक लड़के ने उनकी हत्या कर दी। यह हत्यारा 6 वर्ष की उम्र में रूस के एक प्रांत चेचन्या से एक शरणार्थी के रूप में फ्रांस आया था और इसका नाम अब्दुल्लाह अंजोरोव था। इस घटना के बाद राष्ट्रपति मैक्रो ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था और फ्रांस की रिपब्लिक वैल्यूज को बचाने के लिए नए कानून की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। फ्रांस के नए कानून में भारत के लिए भी एक बड़ी सीख छिपी है, लेकिन इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि भारत और फ्रांस में क्या समानताएं हैं। इसे आप 5 पॉइंट्स में समझिए। पहला पॉइंट, भारत और फ्रांस दोनों ही बड़ी मुस्लिम आबादी वाले धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश हैं। दूसरा पॉइंट, फ्रांस की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या 9% है, जबकि भारत में यह संख्या 14% है। तीसरा पॉइंट, भारत और फ्रांस दुनिया के ऐसे 2 बड़े देश हैं जहां मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। चौथा पॉइंट, भारत और फ्रांस दोनों देशों के लिए आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। और आखिरी बात यह है कि कट्टरपंथी और अलगाववादी संगठन भारत और फ्रांस दोनों ही देशों के संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त कर देना चाहते हैं। यानी फ्रांस और भारत में इतनी समानताएं हैं कि भारत अलगाववाद और कट्टरवाद के खिलाफ फ्रांस के इस कानून से बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि भारत में जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग समय समय पर होती रही है, वो भी इसी तरह से देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो धार्मिक आजादी के नाम पर हमारे देश में चलने वाले अलग अलग धार्मिक कानून खत्म हो जाएंगे और संविधान ने नागरिकों को बराबरी देने का जो वादा किया था वो वादा सच में पूरा हो पाएगा। हालांकि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह बहुत मुश्किल नजर आती है, लेकिन अगर भारत चाहे तो फ्रांस के कानून को एक टेम्पलेट मानकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की नींव रख सकता है। और आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि लोकतांत्रिक देशों में संविधान को धर्म से ज्यादा महत्व दिया जाए और लोग पहले संविधान की कसम खाएं और फिर अपने अपने धर्म का पालन करें। अब आज का प्रेरक विचार भगवत गीता में लिखा है, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं होता और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता। जी न्यूज़।